यू आर मोस्ट वेलकम। सो स्टूडेंट, ये हमारा 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री बुक और आज हमारा स्टडी टॉपिक है पेज नंबर 8 से। पेज नंबर 8 पर आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर में इस टॉपिक पर बहुत बार न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें, सो हम इसको आज लर्न करते हैं। सो ये हमारा स्क्रीन पर पेज नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ये हमारा पेज नंबर 8 है। सो टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है पार्ट, ये दिख रहा है। रिमेंबर पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। सो शुरुआत यहाँ पर है कि ईच कॉर्नर पार्टिकल ऑफ अ क्यूब इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स। यूनिट सेल अगर क्यूबिक हो तो क्यूबिक यूनिट सेल पर कॉर्नर पर जो पार्टिकल होता है, ये पार्टिकल 8 अलग क्यूब के साथ यहाँ पर शेयर्ड होता है, यानी कॉर्नर का पार्टिकल 8 क्यूब के साथ शेयर हो सकता है या होता है। नेक्स्ट, ईच फेस पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 2 क्यूब्स। अगर पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट हो तब ये 2 क्यूब के साथ शेयर होता है। एंड ईच एज पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 4 क्यूब्स। जो पार्टिकल एज पे प्रेजेंट हो वो 4 क्यूब के साथ शेयर होता है। इसको हम जो हमने यहाँ देखा है कि कॉर्नर का पार्टिकल 8 क्यूब से, इसी तरह से फेस पार्टिकल 2 क्यूब से और एज पार्टिकल 4 क्यूब से शेयर होता है। इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। डायग्राम के ज़रिए शायद आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाए। तो ये उसका स्क्रीन पर डायग्राम, ये स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पर 3 टाइप के पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं। एक पार्टिकल तो ये है जो कॉर्नर पर है, इसे कॉर्नर पार्टिकल कहते हैं। एक पार्टिकल यहाँ पर है, इसे फेस पार्टिकल कहते हैं, जो फेस पे प्रेजेंट है। और ये पार्टिकल जो है इसे कहा जाता है एज पार्टिकल। सो इस तरीके के यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स, पोजीशन की बेस पे इनको अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। फेस पर होता है कोई पार्टिकल एज पे प्रेजेंट होता है और कहीं पर पार्टिकल जो होता है वो कॉर्नर पर होता है। पहला पॉइंट था यहाँ पे कि कॉर्नर पार्टिकल जो होता है वो 8 क्यूब के साथ शेयर होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप लैटिस फॉर्म करोगे एक क्यूब को या एक यूनिट क्यूब सेल को, या एक यूनिट सेल जो क्यूब शेप का होगा उसको दूसरे यूनिट सेल से स्टैक करोगे, ऐसे लैटिस फॉर्म करोगे, कहीं यहाँ पे जाली फॉर्म होगी, उस वक्त में ये पार्टिकल जो कॉर्नर पर है ये इसके 8 पार्ट हो जाएंगे और एक पार्ट इस यूनिट सेल में रहेगा और बाकी के 7 पार्ट अदर यूनिट सेल के साथ शेयर होंगे, यानी वो दूसरे यूनिट सेल में इंटर होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये पार्टिकल 8 यूनिट सेल के साथ शेयर होगा। इस तरह से ये जो पार्टिकल है यहाँ पे फेस पार्टिकल कहते हैं इसे। यहाँ पर एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है जब ये यूनिट सेल फॉर्म होंगे और बड़ी लैटिस फॉर्म होगी। जब यूनिट सेल को जोड़ा जाएगा, कई यूनिट सेल जुड़कर एक लैटिस फॉर्म करेंगे, उस वक्त में यहाँ जो पार्टिकल रहेगा ये 2 यूनिट सेल के साथ शेयर होगा, जिसमें से हाफ यहाँ पर इस यूनिट सेल में प्रेजेंट रहेगा और हाफ दूसरे यूनिट सेल के अंदर इंटर होगा। इस तरह से ये पार्टिकल कितने यूनिट सेल के साथ शेयर होगा? 2। तो यहाँ पर बोला है कि ये 2 क्यूब्स के साथ शेयर होता है, इसलिए हाफ पार्टिकल जो रहेगा इस यूनिट सेल में प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ लिखा है हाफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल। अब ये पार्टिकल है थर्ड, जिसको एज पार्टिकल कहा जाता है। एज पार्टिकल जो होता है ये कितने क्यूब के साथ शेयर होता है? 4 क्यूब के साथ। अब यहाँ पर इस यूनिट सेल में इसका 4 हिस्से होंगे, एक हिस्सा इस यूनिट सेल में रहेगा, 3 हिस्से 3 डिफरेंट यूनिट सेल के साथ शेयर होंगे। इस तरह से एज पार्टिकल 4 यूनिट के साथ या 4 क्यूब के साथ शेयर होता है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें इस बुक में दिया है, तो ये हमने पढ़ा है रिमेंबर टॉपिक, जिसमें कॉर्नर पार्टिकल 8 क्यूब के साथ, इसी तरह से फेस पार्टिकल 2 क्यूब के साथ और एज पार्टिकल 4 क्यूब के साथ शेयर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ दिया है 1.5.2, जिसमें हमें रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ, इसके बारे में डिस्कस करना है। और यहाँ बोला है कि यूनिट सेल एज लेंथ इज डिड्यूस इन द फॉलोइंग स्टेप। तो जो टर्म यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है
सब्सटेंस की डेंसिटी और उस सब्सटेंस में जो यूनिट सेल होता है उसका एज लेंथ, इन तीनों टर्म के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इसको फॉलोइंग स्टेप से देखना है। शुरू में पहली जो स्टेप है यहाँ दिया है, इफ़ एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज़ ए, अगर क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ ए है, द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज़, यहाँ पर क्या होगा, ए क्यूब। यूनिट सेल अगर क्यूबिक है उसका एज लेंथ ए होगा और उसका जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब होगा। ये कैसे ए क्यूब निकाला जाता है, तो इसको हम स्ट्रक्चर के ज़रिए समझते हैं। अभी हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए एक जनरल फार्मूला है क्यूबिक शेप सिस्टम के लिए या स्क्वायर शेप सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे फार्मूला है लेंथ एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे इस यूनिट सेल के अंदर में ये इसकी लेंथ है, यहाँ पर ये उसकी हाइट है यूनिट सेल की, और ये पार्ट उसका यहाँ पर ब्रेथ, ऐसे कंसिडर करते हैं। तब क्यूबिक सिस्टम में जितना यहाँ पर लेंथ होता है उतना ही उसका ब्रेथ होता है, उतना ही हाइट होता है। इसीलिए लेंथ को ए से, ब्रेथ को भी ए से और हाइट को भी ए से रिप्रेजेंट किए। जब आप तीनों का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू ए लिखोगे तब ये हो जाएगा ए क्यूब। यानी यहाँ पर इस यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा ए क्यूब। इस तरह से एज लेंथ यहाँ पर ए है तो इसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। इस तरीके से ये पहला पॉइंट इस बुक में नोट किया है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, सपोज दैट मास ऑफ वन पार्टिकल इज m। अगर ये जो एक पार्टिकल का मास है, अगर ये m है, यहाँ पर जो है तो इसको बताया है कि एक पार्टिकल का जो मास है अगर ये m है तब, एंड दैट देयर आर n पार्टिकल पर यूनिट सेल। अब यहाँ पर देखना है कि यूनिट सेल का मास कैसे निकाला जाता है। तो ये इक्वेशन जो दिख रही है आपको, मास ऑफ यूनिट सेल, इसमें यहाँ पर जो हमको देखना है एक यूनिट सेल का मास कैसे निकाला जाता है। तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू होता है मास ऑफ पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ यूनिट या नंबर ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है हर यूनिट सेल के लिए अलग अलग होता है। जैसे SC में सिंपल क्यूबिक में n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होता है, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर में नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होता है, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे यूनिट सेल का मास जो निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है मास ऑफ पार्टिकल या वन पार्टिकल का जो मास है वो, और कितने पार्टिकल हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यूनिट सेल का मास फाइंड आउट हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखें, यूनिट सेल के मास को फाइंड आउट करते वक्त यहाँ पे कोई सिंबल यूज़ नहीं किया है, यानी मास ऑफ यूनिट सेल जो है ये यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशन के ज़रिए रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद थर्ड है द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसको रिप्रेजेंट किया है रो से। ये जो सिंबल है ना ये रो का है, जो हम अभी यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं इसको। तो ये जो सिंबल है रो का, जनरली सॉरी अभी हम देखते हैं इसको। तो ये जो सिंबल दिख रहा है ये रो है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख रहे थे हम, द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रो विच इज सेम एज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन बाय। अगर आपको डेंसिटी फाइंड आउट करना है किसी चीज़ का तो इसके लिए एक जनरल इक्वेशन है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब हम यहाँ पर डेंसिटी निकाल रहे हैं यूनिट सेल की, इसीलिए मास ऑफ यूनिट सेल लिया जाएगा डिवाइडेड बाय मास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास अपॉन वॉल्यूम ये डेंसिटी का जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पे हम यूनिट सेल का फाइंड आउट कर रहे हैं तो मास ऑफ यूनिट सेल लेंगे और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसकी इक्वेशन हमने ऊपर देख चुके हैं 1.1 में। ये 1.1 में मास ऑफ यूनिट सेल होता है m इंटू एन। तो यहाँ लेंगे मास ऑफ यूनिट सेल की जगह पर
m इंटू n। और वॉल्यूम जो होता है यूनिट सेल का, तो ये होता है ए क्यूब। हमने अभी देखा था कि यूनिट सेल अगर क्यूबिक रहा तो उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। इस तरीके से आप यूनिट सेल का यहाँ पर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, मोलर मास, इसको रिप्रेजेंट किया है m से। ये कैपिटल M है। इससे पहले हमने जो देखा स्मॉल m, ये पार्टिकल का मास है, एक पार्टिकल का, और ये कैपिटल M जो है ये मोलर मास है सब्सटेंस का। तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैपिटल M इज़ गिवन बाय, अब आपको अगर मोलर मास फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल, यानी एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं वो, और यहाँ पर एक पार्टिकल का मास। जैसे कार्बन का अगर फाइंड आउट करना है तो आपको कार्बन का मास लेना होगा ग्राम में एक कार्बन के पार्टिकल का, और उसको मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रोस नंबर से, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं उससे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कार्बन का मोलर मास फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे उसके लिए इक्वेशन यूज़ की है m इंटू Na। m मतलब एक पार्टिकल का मास, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरह से अब यही इक्वेशन को आप यहाँ पर लिख सकते हो m, कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू Na। अब अगर आप स्मॉल ma को, यहाँ स्मॉल m को ट्रांसफ़र करोगे साइड में और इक्वल साइड में, और कैपिटल M को इधर इस साइड में ट्रांसफ़र करोगे, तो इक्वेशन हो जाएगी m इज इक्वल टू कैपिटल M बाय Na। अब ये स्मॉल m जो है एक पार्टिकल का मास, ये सब्सटेंस का मोलर मास, इसी तरह से ये है एवोगैड्रोस नंबर। अगर आपको एक पार्टिकल का मास फाइंड आउट करना हो तो आप इस इक्वेशन की बेस पर एक पार्टिकल के मास को फाइंड आउट कर सकते हो। अगला स्टेप दिया है कंबाइनिंग इक्वेशन 1.1 एंड 1.3। अब यहाँ पर आप देखें 1.1, जिसमें आपने यहाँ पर निकाला था मास ऑफ यूनिट सेल ये, उसके बाद दिए है नीचे 1.3 ये मास ऑफ वन पार्टिकल। तो मास ऑफ यूनिट सेल एंड मास ऑफ वन पार्टिकल, ये दो चीज़ें यहाँ पर इनको कंबाइन करने के बाद एक इक्वेशन फॉर्म होती है जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें यहाँ दिया है रो, दैट मीन्स डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। इस तरह से आप, अगर आपको इस इक्वेशन में जो 5 कंपोनेंट दिख रहे हैं, इसमें से अगर 4 गिवन हो तो आप 5वीं वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर जो डेंसिटी का रिलेशनशिप मोलर मास से है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, क्योंकि मोलर मास नोमिनेटर में है और डेंसिटी इक्वल साइड में। तो नोमिनेटर की वैल्यू अगर बढ़ती है तब इक्वल साइड की वैल्यू भी बढ़ेगी। इस वजह से यहाँ पर डेंसिटी का रिलेशनशिप मोलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है, और यहाँ पर एज लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है, क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशनशिप एज लेंथ से है, और एज लेंथ, ये वॉल्यूम जो है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ इक्वल साइड में डेंसिटी, तो ये रिलेशनशिप कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इस तरह से आप इसको किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये रिलेशनशिप है 3 चीज़ों के बीच, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस तरह से इनके बीच में ये रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। अब हम इसको सिंपल वे में हमारे नोट्स के अंदर देखते हैं। ये हमारा जो चार्ट है, ये स्ट्रक्चर में हम देखने वाले हैं। तो शुरू में यहाँ पर दिखेगा आपको A इज इक्वल टू एज लेंथ, जो हम बात कर चुके हैं। A क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, N मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सेल, SC के लिए 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4। M का मतलब स्मॉल m है, ये मास ऑफ वन पार्टिकल। अब मास ऑफ यूनिट सेल के लिए कोई सिंबल यूज़ नहीं किया है। मास ऑफ यूनिट सेल होता है m इंटू n। यहाँ पर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के लिए, यहाँ पर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के लिए है कि मास ऑफ वन पार्टिकल
इंटू एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरीके से यहाँ पर आप निकालोगे डेंसिटी का जो जनरल फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट कर रहे हो तो मास भी यूनिट सेल का लेना है और उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। तो यहाँ पर आप इक्वेशन में यूज़ करोगे मास ऑफ यूनिट सेल के लिए फार्मूला ये है, और ये जो इक्वेशन है इसको डिवाइड किया आपने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो N इंटू एम, मतलब यहाँ पर मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन को आप यहाँ पर कहा है द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, अगर जो यूनिट सेल की डेंसिटी है जिसको रो से बताया जाता है इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो यूनिट सेल की डेंसिटी है वही मेथड से आप सब्सटेंस की डेंसिटी फाइंड आउट करते हो, या वैसे ही मटेरियल की या सब्सटेंस की डेंसिटी होती है। तो अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में m की जगह पर यहाँ वैल्यूज़ यूज़ करोगे। क्या वैल्यूज़ यूज़ करोगे, क्योंकि इस इक्वेशन से हमको पता चलता है कि स्मॉल ये कैपिटल M इज इक्वल टू होता है m इंटू NA, या कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू NA। अगर आपको यहाँ पर स्मॉल m फाइंड आउट करना हो तो ये हो जाएगा m स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाय NA। तो m की वैल्यू जो होगी वो ये होगी m इज इक्वल टू m बाय NA। इसलिए इस इक्वेशन में जो यहाँ पर नज़र आ रही है, इस इक्वेशन में m की जगह पे आप लिखोगे m बाय NA। इस तरीके से आप सब्सटेंस की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। जो रिलेशनशिप है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी में वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है, और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और डेंसिटी में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है, जो हम ऑलरेडी ही बुक में पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है हमें एक न्यूमेरिकल दिया है बुक में, इसको कैसे सॉल्व करना है हम ये देखते हैं। ये प्रॉब्लम 1.1 जो हमें बुक में गिवन है इसका स्टडी करना है। यहाँ बताया है व्हेन, पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमको ये बहुत बार क्या हुआ है बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। आपको यहाँ पर गोल्ड की डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, इस न्यूमेरिकल में डायरेक्ट वैल्यूज़ रख दी है, सॉल्व कर कर इसको क्लियर नहीं शो किया है। तो अब इसको क्लियर शो कैसे करेंगे हम अपनी नोट्स में भी देखेंगे। अभी हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है इसको समझते हैं। तो यहाँ बताया व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जो यहाँ पर गोल्ड है ये क्रिस्टलाइज या क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करता है, और उसमें जो यूनिट सेल होते हैं ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बनाता है। आगे दिए द यूनिट सेल एज लेंथ इज़ 408, या यहाँ पे जो तो 408 पिकोमीटर इसकी एज लेंथ है। जब गोल्ड क्रिस्टलाइजेस क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल प्रिपेयर करता है तो उसकी एज लेंथ होती है यूनिट सेल की 408 पिकोमीटर। अब बताएं कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड। मोलर मास गिवन है, मोलर मास ऑफ गोल्ड इज़ 197 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन हम अभी यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो ये करेंगे, रो दैट मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यहाँ पर ये एवोगैड्रोस नंबर। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जानना है मोलर मास कितना है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोलर मास ऑफ गोल्ड इज़ 197, तो m इज इक्वल टू है 197। इसी तरह से ये n इज इक्वल टू 4 एटम्स क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो गोल्ड है क्रिस्टलाइजेज होने के बाद कौन सा क्यूबिक सेल बनाता है, फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में पार्टिकल कितने होते हैं, 4, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल FCC के लिए कितना है, 4। एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पर है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। और यहाँ पर एज लेंथ गिवन है, एज लेंथ दिया है A इज इक्वल टू 408 पिकोमीटर। अब ये पिकोमीटर में गिवन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आप इसको कन्वर्ट इस तरह से करोगे। यहाँ पर 408 इंटू 10⁻12 मीटर कि अगर आप पिकोमीटर में कन्वर्ट करते हो, पिकोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हो, तो तब आपको डायरेक्ट यहाँ पर लेना होगा काय में, यहाँ पे 10⁻12 ऐड करना होगा, तो पिकोमीटर का कन्वर्शन मीटर में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं इसका कन्वर्शन हमको काय में करना है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट इसलिए करना है
कि अभी हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं गिवन मास, तो ये जो दिया हुआ हमें गिवन मास है, यहाँ पर इसको इसलिए सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है कि जो हम निकालने वाले हैं यूनिट सेल की डेंसिटी, ये ग्राम पर, यहाँ पर इसकी जो यूनिट आती है ये आती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसका जो एज लेंथ है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो एज लेंथ दिख रहा है इसको हम इस वजह से यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं कि जो डेंसिटी है ये फाइंड आउट की जाती है ग्राम पर मोल, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो देखो यहाँ पर जो है पहले एज लेंथ पिकोमीटर में गिवन है, पिकोमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर से कन्वर्ट करने के बाद सेंटीमीटर में। अभी हम इसको नोट्स में इजीली देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इसका जो कन्वर्शन है पिकोमीटर का 408 पिकोमीटर को कन्वर्ट कर दिया है 408 × 10⁻⁻12, यानी पिकोमीटर का कन्वर्शन मीटर में किया तो क्या लगा दिया है यहाँ पे 10⁻12 ऐड कर दिया है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर में, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 408 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और अब जब आप यहाँ पे डिजिट लेस करोगे, इसको कर दोगे 4.08, तो यहाँ पे पावर 2 से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू रखने के बाद ए जो है, ए को आपने यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद इस फॉर्मूले में यहाँ पर m की वैल्यू, n की वैल्यू, इसी तरह से a क्यूब और na की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर ये इक्वेशन ऐसे होगी 197, यानी यहाँ पर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास सब्सटेंस, n नंबर ऑफ पार्टिकल 4, इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 788 अप्रॉक्सीमेटली। फिर इसके बाद में आप जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली आता है यहाँ पर 40.899, इस तरीके से इसका आंसर आता है। और डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर आता है 19.27। अब हम इसको नोट्स में देखते हैं पूरी स्टेप में कैसे सॉल्व करना है। ये रहा उसका सॉल्यूशन। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा। अभी देखिए यहाँ पर जो ए है ये पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट किया है। पिकोमीटर में गिवन था हमें क्वेश्चन में, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। जब आप पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो पावर 10 से यहाँ पर माइनस में इंक्रीज़ की जाती है। तो ये पिकोमीटर का कन्वर्शन आपने सेंटीमीटर में किया। अब यहाँ पे 408 408 हैं। अब यहाँ पे आप 2 डिजिट कम करोगे तो पावर की 2 डिजिट ये भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आपने यहाँ 408 को कर दिया 4.08, इसलिए पावर की वैल्यू -8 सेंटीमीटर हो गई है। इसके बाद n नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है, Na एवोगैड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23 और m मोलर मास जो गिवन है क्वेश्चन में यहाँ ये है 197 ग्राम पर मोल। आपको एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको। सो अभी यहाँ पर दिया है ये इक्वेशन है हमारा, रो इज इक्वल टू m इंटू n a क्यूब इंटू na, ये फॉर्मूला है हमारा जो हमने बुक में भी देखा था। अभी यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर ये 197 क्या है, m की वैल्यू मोलर मास, n है 4, यहाँ पे हमने 4 लिखा है, a क्यूब है, a क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर इंटू a, ये मेथड से भी आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर इंटू a, क्योंकि अब यहाँ पे आप लॉग टेबल से सॉल्व करोगे तो लॉग टेबल में स्क्वायर गिवन होता है और क्यूब गिवन नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट की वैल्यूज़ हैं तो आप इजीली इसको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिखोगे a क्यूब को लिखोगे a स्क्वायर इंटू a और ये na जैसे कि वैसे। अब यहाँ पर अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देखो 197 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो इसका आंसर आता है 788, तो ये ऊपर की वैल्यू आपने कैलकुलेट करके लिख दी है। उसके बाद a स्क्वायर यानी a कितना है यहाँ पर 408 इंटू 10⁻⁻8, तो ये लिखा आपने 4.08 इंटू 10⁻⁻8 और उसका क्या लिया है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है a स्क्वायर। फिर उसके बाद वापस से इंटू a, तो ये a 4.08 इंटू 10⁻⁸ और ये एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या करना है आपको, इसको 4.08 और 4.08 इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ जो पावर की वैल्यू है इसका एडिशन करना है। तो पहले आप यहाँ पे जो पावर की वैल्यू है ये 2 और ये यहाँ पे इंटरनल ये जो ब्रैकेट में पावर की वैल्यू है
और यहाँ पर जो है तो 10⁻⁻8, तो इसका पहले आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन, 2 × 8 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 × 8 होता है 16 और ये साइन माइनस का है तो यहाँ हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻16, तो ये लिख दिया हमने 10⁻⁻16। अब ये 4.08 को मल्टीप्लाई करोगे 4.08 से, सॉरी यहाँ पे जो है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 4.08 को 4.08 से, तो इसका आंसर आता है 16.6464 × 10⁻16, तो ये इतनी वैल्यू का आंसर ये है। अब इस वैल्यू को आप, ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है यहाँ पे आपने स्क्वायर लिया है किसका 4.08 का, तो इस 4.08 का स्क्वायर आता है यहाँ पर 16.6464 और ये यहाँ पे पावर की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 2 × 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 × 8 क्या होता है 16, तो ये साइन माइनस का 16 लिख दिया आपने। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 16.6464 × 4.08 और ये जो पावर की वैल्यू है इसका एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा 16 + 8, ये हो जाएगा -24, तो यहाँ पे लिखा हमने -24, ये पावर की वैल्यू। अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका आंसर आता है 4.08 × 16.6464, इसका आंसर आता है 67.91। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 67.91 × 10⁻⁻24। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमको किससे 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ भी आप क्या करोगे पावर की वैल्यू का एडिशन करोगे, तो अब ये पावर की वैल्यू का जब आप एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻24 है और ये 10⁻23, तो आप 23 को -24 में ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 10⁻⁻1। अब मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, पावर की वैल्यू 10⁻⁻24 10⁻23 का एडिशन तो हो गया, अब बचा है ये 6.022 और 67.91, तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका आंसर आता है 408.99 × 10⁻⁻1। अब ये पावर अगर आपको हटाना है तो एक डिजिट कम करना होगा, आप यहाँ से डिजिट कम करोगे तो यहाँ पे आपने डिजिट कम किया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40.899। 788 को अगर आप डिवाइड करते हो 40.89 से तो इसका आंसर आता है 19.266। इस तरीके से आप इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे। सो दैट इज़ द मेथड टू जस्ट सॉल्व अ न्यूमेरिकल। तो इसका आंसर यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पे यूनिट सेल अगर गोल्ड क्रिस्टलाइजेस फॉर्म करता है यहाँ पर FCC टाइप का और उसकी यहाँ पर जो एज लेंथ है वो 408 है, तब उसकी यहाँ पर डेंसिटी होगी 19 उसकी जो डेंसिटी है 19.266 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ पे जो है तो फाइनली इसका जो यूनिट है ये बात ध्यान में रखना है कि जो यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, फाइनली आप इसको ऐड कर देंगे, वरना आपको क्या करना होगा हर स्टेप में ये यूनिट उसकी ऐड करती जानी होगी। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। इसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट इसी टॉपिक के आगे हमें दिया हुआ है पैकिंग इन क्रिस्टल। अब पैकिंग किस तरह से दिया हुआ टॉपिक है ये देखना है हमें। पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस। अब बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इस टॉपिक को हम यहाँ पर जो है तो पैकिंग के बारे में समझते हैं कि जब पार्टिकल को आप अरेंज करोगे तो उसका पैकिंग किस तरह से होगा। तो यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है पैकिंग। हम ये इसको जो है तो हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, यहाँ से शुरू करें। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लोज पैक। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो पैकिंग होता है वो क्लोज पैक्ड होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे से अरेंज होते हैं। व्हाइल, यहाँ से शुरू करें, व्हाइल डिस्क्राइबिंग द पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल। जब आप यहाँ पे पार्टिकल की पैकिंग को डिस्क्राइब करते हो क्रिस्टल में, द इंडिविजुअल पार्टिकल आर ट्रीटेड एज ए हार्ड स्फीयर। उसको बताते हो आप एक हार्ड बॉल की तरह स्ट्रक्चर से स्फीयर की शेप में, यानी पार्टिकल स्फीयर की तरह बताया जाता है। द क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल मैक्सिमाइज द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। जब पार्टिकल में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो उनमें क्लोजनेस भी ज़्यादा मैक्सिमाइज होगा। तो आगे बताएं, द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर दैट टच एनी गिवन स्फीयर इज़ इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इस यूनिट में कोऑर्डिनेशन नंबर जो बात बताइए
कि जब पार्टिकल को अरेंज करोगे तो एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच हो रहे हैं, वो टचिंग नंबर ऑफ पार्टिकल जो है यहाँ कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे दिया मैग्नीट्यूड ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज मेजर ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ स्फीयर इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो मेजर्स किया जाता है कॉम्पैक्टनेस, यानी कितना पार्टिकल कॉम्पैक्ट है, भरा हुआ है, इसको मेज़र करते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर पर, कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा वो, यानी एक पार्टिकल को जितने ज़्यादा पार्टिकल टच करेंगे तो वो सॉलिड मटेरियल उतना कॉम्पैक्ट होगा और क्लोज पैक्ड होगा। द लार्जर द यहाँ से शुरू करें, द लार्जर द कोऑर्डिनेशन नंबर द क्लोजर आर द स्फीयर टू ईच अदर। जैसे यहाँ पे समझने के लिए देखते हैं अपन, ये स्ट्रक्चर देखेंगे अभी। यहाँ ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। इस रो में आप देखेंगे कि एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच हो रहे हैं, 2, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। इस अरेंजमेंट में आप देखोगे कि पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच हो रहे हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, क्योंकि हर इंडिविजुअल पार्टिकल को 4 पार्टिकल टच कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मीनिंग होता है कि कितने एक पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच हो रहे हैं। और यहाँ पे जो पार्टिकल को, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसको कैसे बताया जा रहा है, यहाँ पर हार्ड स्फीयर, यानी एक बॉल की शेप जो होती है, इस तरह से पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस बात को इस टॉपिक में यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो इस तरीके से आज का हमारा जो पेज नंबर 8 था ये कंप्लीट हुआ। हम पेज नंबर 8 के जो पॉइंट है क्लोज पैक स्ट्रक्चर, इसको हम पेज नंबर 9 में लेंगे, क्योंकि इसका रिलेशनशिप टोटली यहाँ पर पेज नंबर 9 पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्लोज पैकिंग कैसा होता है, 2 डायमेंशनल कैसे, 1 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। सो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक हम यहाँ क्लोज करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you have any question regarding to the topic and regarding to the subject, please ask me in a comment section. So thank you. Goodbye.